Hello everyone, myself Abhishek and today we our discuss about my topic intelligence कि intelligence क्या होता है, क्या क्या mental abilities होती हैं और कैसे intelligence टेस्ट किए जाते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो नॉर्मली इंटेलिजेंस, उसका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ हम देखते हैं क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक बुद्धिमत्ता किसी भी इंसान की, जो उसकी मेंटली एबिलिटी होती है या कितना वो चीज़ों को समझ सकता है, कितना वो पढ़ सकता है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी for comparison and reasoning that manifests itself in various ways. It consists of an individual mental or cognitive ability which helps the person in solving his actual life problem and leading happy and well controlled life. Intelligence एक जनरल कैपेसिटी होती है, किसी भी इंसान की एक क्षमता होती है जिसकी वजह से क्या है वो मैनिफेस्ट कर सकता है चीज़ों को कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ वो इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंटल कॉग्निटिव, इसमें किसी भी इंसान की दिमागी और जो भी मेंटल इमेजिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और विच हेल्प द पर्सन सॉल्विंग हिज एक्चुअल प्रॉब्लम एंड हैप्पी वेल कंट्रोल लाइफ, जो क्या है किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं और उसकी एक लीडिंग करने में, हैप्पी एंड वेल कंट्रोल लाइफ को लीड करने में हेल्प करती हैं। तो ये इंटेलिजेंस आप एक तरीके से कह सकते हो कि किसी भी इंसान की लाइफ की एक नॉर्मल एक कैपेसिटी जो इंसान की हेल्प करती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और उसको एक वेल और कंट्रोल लाइफ जीने में। अब ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं हम इंटेलिजेंस के डेफिनेशन पे। इंटेलिजेंस इज द एग्रेटिव एंड ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली और पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली ऑफ द एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंट क्या है, एक एग्रीगेट मतलब टोटल है ना, और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल एक पूरी कैपेसिटी है किसी भी इंसान की, एक ओवरऑल कैपेसिटी है जिसकी वजह से क्या है वो इंसान सोच सकता है रेशनली। रेशनली मतलब कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। टू एक्ट पर्पसफुली, और एक तरीके से एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है, किसी चीज़ का क्या उद्देश्य है क्या नहीं। एंड डील इफेक्टली विद द एनवायरनमेंट, और अच्छे से क्या एनवायरनमेंट साथ डील कर सकता है। किसने दी थी? बैक्सलर ने दी थी 1944 में। ठीक है, तो इंटेलिजेंस यही है कि जिसमें इंसान अच्छे से सोच सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। द मेंटल क्वालिटी कंसिस्टिंग ऑफ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम एंड यूज नॉलेज टू अडेप्ट द न्यू सिचुएशन। तो मेंटल क्वालिटी जिसमें शामिल होती है एबिलिटी सीक टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक मेंटल क्वालिटी होती है जिसमें इंसान क्या है एक योग्यता होती है जो अपने अनुभव से वो सीखता है, और दूसरी चीज़ सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को एंड यूज़ करता है नॉलेज का टू अडेप्ट न्यू सिचुएशन, और अपनी जो भी नॉलेज है उसका यूज़ करता है जैसे वो दूसरी सिचुएशन में आ सके। तो ये डेफिनेशन यही कह रहे हैं कि एक इंसान कैसे काम करता है, क्या सोच के कर सकता है कोई भी चीज़ है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि इंसान इसमें अनुभवों से सीखता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और नई सिचुएशन में कैसे एडजस्ट होना है ये उसको इंटेलिजेंस उसका हेल्प करता है। अब ये डेफिनेशन हो गई, अब आते हैं हम इसके यूज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ हमको जरूरी है, कि कोई भी इंटेलिजेंस है वो हमको कहाँ कहाँ जरूरी है। ठीक है, कि आप कहाँ का, अब इंटेलिजेंस तो हर जगह जरूरी है, रहने में, खाने में, सीखने में, लोगों से बात करने में, चीज़ों को समझने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पढ़ने में, कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में, कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में। तो पहला आता है इट हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट न्यू चेंजिंग सिचुएशन क्विकली करेक्टली। सीधी बात है, इंटेलिजेंस नहीं होगा तो इंसान कोई भी सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा और उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला काम है एडजस्ट करना सिचुएशन में। दूसरा काम है इट हेल्प टू कैरी द हायर मेंटल प्रोसेस एंड रीजनिंग जजिंग, ये हेल्प करता है कैरी करने में हायर मेंटल प्रोसेस को सच रीजनिंग और जजेस, कि मतलब कोई ये बहुत हेल्प करने में, मतलब एक अच्छी मेंटल प्रोसेस को कैरी करता है जिसमें कोई भी इंसान रीजनिंग मतलब एक डीप थिंकिंग या एक तरीके से लॉजिकली सोच सकता है, और जजिंग मतलब डिसीजन ले सकता है क्या करना है क्या नहीं करना। थर्ड आता है इट हेल्प टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी डिफिकल्ट टास्क है उनको सीखने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट हेल्प करता है इंडिविजुअल की इंप्रूव करने में परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन, किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करता है। जैसे आज इंसान थोड़ा कम सीख रहा है, अगर उसका अच्छा इंटेलिजेंस हो जाएगा और अच्छा समझ जाएगा तो उसकी इंप्रूव हो जाएगी आगे, और गुड ग्रेड से आगे नंबर लाएगा वो। ठीक है, फिर होता है इट हेल्प द इनक्यूक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों को समझने में हेल्प करता है किसी भी इंसान के लिए। इट हेल्प इंडिविजुअल टू अप्लाई नॉलेज गेन इन वेरियस सब्जेक्ट सिचुएशन एंड डीलिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, ये हेल्प करता है किसी भी इंसान की अप्लाई नॉलेज गेन इन वेरियस सब्जेक्ट, कि कोई भी इंसान अलग अलग सब्जेक्ट में नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, एंड डील कर सके विद प्रेजेंट सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो रह रहा है उसके साथ डील कर सके। इट हेल्प करता है इंप्रूव करने में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किसी भी इंसान का जो IPR है उसको मेंटेन, कि हमको किस समय लोगों से क्या बात करनी है, कैसे समझ के बात करनी है और कैसे बोलना है। इट हेल्प करता है इन बिल्डिंग अवर रिसोर्सफुलनेस, कि हमारे जो भी संसाधन है उनको बनाने में हेल्प करता है, कि हम इन चीज़ों से, सीधी बात है कि आज इंजीनियर्स हैं वो कोई चीज़ बना पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो वो उन चीज़ को बनाने में हेल्प करते। तो हम ये सारी चीज़ें, पेन वगैरह, ये टीवीज, ये कैमराज जो भी बना पा रहे हैं वो इंटेलिजेंस है लोगों की, जिन्होंने अपना दिमाग का यूज़ किया और इन चीज़ों पर काम करके इनको इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके। अब आते हैं अपन आगे।
इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस कि अलग अलग इंसान में क्या क्या इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, कि कोई भी इंसान, आप ये बोल सकते हो कि कोई दो इंसान की इंटेलिजेंस डिफरेंस क्यों हो सकती है और किस चीज़ों की वजह से हो सकती है। कि जैसे मान लो यहाँ दो इंसान खड़े हैं, एक मैं हूँ और एक कोई भी अदर इंसान है, तो आप ये बोलोगे कि सर आपकी और इनकी जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग कैसे है, तो मैं आपको बोलूँगा वो अलग अलग किस किस तरीके से हो सकती है। या तो इसके अंदर ये चीज़ होगी, या हमारे जीन्स की वजह से मान लो, या मैं अगर मैं एक यंगर एज हूँ या मेरे से कोई बच्चा है छोटा, तो उसकी इंटेलिजेंस सीधी बात है मेरे से कम होगी और मेरी उससे ज़्यादा होगी। तो ऐसे ऐसे कैसे इंटेलिजेंस अलग अलग होती है लोगों में, तो हम समझेंगे। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। कोई भी इंसान है एक दूसरे से वो अलग करता है अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ, कि उसका IQ लेवल अलग होगा, ठीक है, उसकी समझने की बुद्धि जो भी होगी वो अलग होगी। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पीपल आर रिएक्टिंग डिफरेंटली टू सेम। यही एक रीजन है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। कि मान लो कोई एक सिचुएशन आ गई, एग्जांपल में कोई पेपर हो रहा है, तो उसमें सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा पढ़ने वाला अच्छा लिख रहा है, जो नहीं पढ़ा है जिसमें बुद्धि कम है वो अलग लिख रहा है, जो पढ़ा है पर उसके अंदर नॉलेज, उसके अंदर IQ लेवल अच्छा नहीं है वो अलग लिख रहा है। तो सबके अंदर कैसे कैसे इंटेलिजेंस अलग होता है। तो हेरिडेटरी आता है, हेरिडेटरी के अंदर द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट हिंट अ पर्सन प्रोसेस इन इनहेरिटेड एंड फिक्स। कि हेरिडेटरी मतलब आनुवांशिकता, कि किसी भी आनुवांशिकता क्या होती है, कि मतलब कि द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट अ पर्सन प्रोसेस इन इनहेरिटेड एंड फिक्स, कि एक अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सन प्रोसेस इन इनहेरिटेड। कि इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि जब आप एक बार बताओ आपके पेरेंट्स से जो आपको जीन मिले हैं वो चीज़ें अलग होंगी। सीधी बात है कि मेरे पेरेंट्स की जीन मेरे अंदर है, आपके पेरेंट्स की जीन आपके अंदर है, तो सबका IQ लेवल, अगर किसी के पेरेंट्स का IQ लेवल अच्छा है तो सीधी बात है उसके जीन उनके बच्चों में जाएंगे और उनका IQ लेवल भी शार्प होगा। और एग्जांपल में मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनका IQ लेवल कम है उनके जीन्स उनके बच्चों में जाएंगे और ये देखने को मिलता है कि उनका IQ लेवल कम मिलता है। तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस एज अ पर्सन प्रोसेस इनहेरिटेड, कि बचपन से एक फिक्स होता है कई लोगों का अमाउंट ऑफ, कि IQ लेवल इनके पेरेंट्स का, इनकी फैमिली का अच्छा है, शार्प है, तो उनमें से अच्छा है, और जिनमें नहीं है उनमें नहीं है। विद द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड अमाउंट ऑफ इनहेरिटेड इंटेलिजेंस बाय द चाइल्ड आल्सो ग्रो। और जैसे चाइल्ड की ग्रो होती जाती है उस हिसाब से उसका IQ लेवल अफेक्ट करता है, कैसा बढ़ेगा या कम होगा, वो उसकी जो भी जीन है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो पहला हो गया हेरिडेटरी के हिसाब से IQ लेवल है। दूसरा होता है एज, मैंने जैसे अभी आपको बताया बच्चे और बड़े। एंड द सिचुएशन ऑफ द मेंटल ग्रोथ वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेंटल ग्रोथ, जैसे मेंटल एक फिजिकल ग्रोथ होती है, हम छोटे होते हैं बड़े होते हैं, ऐसे दिमाग बढ़ता है हमारा समय के साथ, तो वो डिपेंड करता है एक से एक इंसान पे, कि सबका अलग अलग होता है। Majority of cases intelligence reaches the maximum sometime at the age of 16 to 20 in individual and after the vertical growth of intelligence ceases। ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर इंटेलिजेंस मैक्सिमम पहुंचता है समवेयर द एज ऑफ 16 to 20 एज पे किसी भी इंसान का इंटेलिजेंस मैक्सिमम होता है। ये कहते हैं कि 16 से लेकर 20 एज पे किसी भी इंसान की बुद्धि एक मैक्सिमम वे पे होती है। एंड आफ्टर द वर्टिकल ग्रोथ, और फिर उस ग्रोथ के बाद इंटेलिजेंस रुक जाता है। ये इनका मानना है कि 16 से 20 तक इंटेलिजेंस मैक्सिमम पे होगा, फिर उसके बाद वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टली ग्रोथ, एक तो वर्टिकल ग्रोथ हुई यूं, कि आप एग्जांपल वर्टिकल ग्रोथ का मतलब होता है यूं 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 तरीके से, ठीक है। फिर होता है हॉरिजॉन्टली ग्रोथ, दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड थॉट ऑफ लाइफ स्पैन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है यूं। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में शामिल होती है कि नॉलेज बढ़ती है, फिर स्किल्स बढ़ेंगे, फिर थॉट ऑफ लाइफ स्पैन, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ स्पैन बढ़ेगा कि कैसे नॉलेज बढ़ेगी, कैसे स्किल बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बढ़ेंगी। फिर अकॉर्डिंग, अब ये हेरिडेटरी और एज के अनुसार हो गया। अब आता है जेंडर। Only a few subtle difference to seem in the exit with the respect of certain component of intelligence। Only a few subtle differences to seem exist in respect to certain component intelligence। अब ये जेंडर में कुछ ही जो सबटाइल अलग, कुछ डिफरेंसेस ही देखे जाते हैं मेल और फीमेल में इंटेलिजेंस। अब आप एज के अकॉर्डिंग हो गए, हेरिडेटरी का अलग अलग, पर आप ये कह सकते हो कि किसी मेल और फीमेल की अगर इंटेलिजेंस आपको देखनी है तो उसमें माइनर डिफरेंस देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत। ये लाइन यही कहना चाह रही है कि आपको माइनर डिफरेंस देखने मिलेंगे। कैसे कैसे, कि फीमेल learns to score little higher than males with the respect of verbal abilities, verbal fluency, college achievement, test and spelling and writing। तो मेनली ये माना जाता है, जैसे हम मेनली मानते हैं फीमेल हर जगह ज़्यादा डिसिप्लिन होती है रेदर देन मैन। ये चीज़ सबको पता है, मैन भी होते हैं बट रेदर देन स्लाइटली फीमेल को माना जाता है। तो उसमें यही कह रहा है कि फीमेल थोड़ी सी ज़्यादा हायर स्कोर करेगी किसी भी मेल से, रेस्पेक्ट ऑफ वर्बल एबिलिटीज, जैसे बोलने में, वर्बल फ्लुएंसी, उसकी स्पीच कितनी टोनिंग में, उस हिसाब से, कॉलेज अचीवमेंट टेस्ट, कॉलेज में जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें, स्पेलिंग एंड राइटिंग, लिखने में और स्पेल्स में।
तो ये थोड़ा सा हायर स्कोर करती हैं फीमेल्स, तो ये बताया गया मेल एंड फीमेल में फीमेल थोड़ा ज़्यादा करती हैं, एज में थोड़ा बता दिया हेरिडेटरी। अब आते हैं अगले पे, इसमें है कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, वही है। अब हेरिडेटरी हो गया, एज हो गया, मेल्स फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिक कैसे अफेक्ट करेगी। किसी इंसान की फिजिकल हेल्थ अगर सही होगी तो आईक्यू लेवल अच्छा होगा, खराब बीमारी कोई भी बीमारी होगी तो उसको अफेक्ट करेगी, सीधी बात है। डिसऑर्डर और डिस्फंक्शन इन ब्रेन लीड टू लो इंटेलिजेंस, अगर कोई भी ब्रेन का डिस्फंक्शन हो गया, डिसऑर्डर, सीधी बात है आपका इंटेलिजेंस कम हो जाएगा। थायराइड डिसऑर्डर आर सर्टेन डिक्रीज सीक्रेशन थायराइड हार्मोन में कॉज अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, थायराइड हार्मोन मतलब हार्मोनल इंबैलेंस होगा, तो ये बता रहा है थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन की वजह से अगर थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होगा तो लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कॉज करेगा, वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को कम कर रहा है आपके ब्रेन के अंदर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, अब आप कहोगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, भाई सीधी बात है अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, खाना नहीं खाओगे तो ब्रेन को भी उसी तरीके से एनर्जी नहीं मिलेगी, और ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्रेन लो काम करेगा। आप अगर खाना नहीं खाओ और पूरे दिन काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको एक टाइम के बाद अगर खाना नहीं दें तो सीधी बात है आप ये बोलोगे मेरे पे तो नहीं होगा काम। तो यही सीन है कि अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम वगैरह। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो मेन होता है जो ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है, तो मास्टर ग्लैंड है, तो अगर इसका ही एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, डाउन सिंड्रोम वगैरह, तो दिक्कत हो जाएगी। बर्थ इंजरीज मैन कॉज सेरिब्रल एंजाइना एनीमिया एंड लीड्स टू मेंटल डिफेक्ट्स, सीधी बात है कोई भी सेरिब्रल एनीमिया वगैरह, ब्लड वगैरह कमी हो गई तो ब्लड नहीं होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ब्रेन को नहीं होगी तो ब्रेन स्लो काम करेगा, स्लो फंक्शन करेगा। तो फिजिकल डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल आईक्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे अनहेल्दी होम एंड स्कूल, मैंने अभी आपको बताया भाई न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है तो बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है तो माइंड अच्छा नहीं है, सीधी बात है। पुअर न्यूट्रिशन सेम वही है, लैक ऑफ लर्निंग, पुअर न्यूट्रिशन लैक ऑफ लर्निंग मतलब अच्छा सिखाया नहीं जा रहा किसी बच्चे को। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग में वही है पढ़ाई नहीं कराई जा रही, टाइम टू टाइम समझाया नहीं जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी आईक्यू को अफेक्ट करती हैं। अब चलते हैं अगले पे, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर विच में कॉज डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, और ये अलग अलग फैक्टर और आ गए, जैसे अभी हमने हेरिडिटरी, एज, फिजिकल डिसऑर्डर्स, और अपने जो अभी रिसेंटली पढ़ा फिजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह, और रिसेंटली अभी एक और पढ़ा था जो अपना था इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अब आगे ये फैक्टर है जैसे कल्चर फैक्टर, सब अलग अलग कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें लोगों को पढ़ाया जाएगा तो अच्छी आईक्यू जाएगा, और जिनमें लोगों को कम पढ़ाते हैं, तो जैसे लड़कियों को कम पढ़ाना कई जगह तो उनका आईक्यू वहाँ कम रह जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो। मोटर स्किल्स, जितना उनको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उस हिसाब से एग्जाम्पल में ट्रेनिंग लिख देना। इमोशनल मेकअप, इमोशनल मेकअप में मतलब ये कि एक सैड और हैप्पी मूड रहना, आप अच्छे मूड में अच्छा सीखोगे, आईक्यू लेवल अच्छा ग्रो करेगा, हैप्पी मूड में, सैड मूड में कम सीखोगे, चीज़ों पे कम ध्यान दोगे तो वो उधर अफेक्ट करेगा। सोशलाइजेशन, जितना लोगों के साथ मिलोगे, बातचीत करोगे, नॉलेज बढ़ेगी, और जितना इंट्रोवर्ट रहोगे नॉलेज कम रहेगी। मोरलिटी, अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको निभाओगे अच्छे तरीके से, तो उनमें एस्थेटिक सेंस, एक रहने और जीने का तरीका, अगर जितना आपका अच्छा है तो वो आईक्यू लेवल आपका डिफाइन कर रहा है कि कितने अच्छे तरीके से रह रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं रह पा रहे तो वो चीज़ भी डिफाइन करेगी आपका आईक्यू लेवल डाउन है। एटीट्यूड बिलीव्स, आपकी जो मान्यताएं, आप फॉल्स बिलीव्स को मानते हो तो वो चीज़ दिखाएगी आपके अंदर नॉलेज कम है, और आप अगर रियल बिलीव्स पे विश्वास करते हो तो वो चीज़ हमको दिखाएगी आप नॉलेजेबल हो और आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। सेल्फ कंसेप्ट, खुद का एक आत्मबल, तो अगर आपके अंदर कितना सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ के बारे में कितनी नॉलेज है, तो वो चीज़ भी शो करेगी आपकी आईक्यू को। साइकोमोटर स्किल्स, जो मेंटल आप एक्टिविटी करते हो, मेंटल जो भी चीज़ें सोच के हम एक्टिविटी करते हैं, वो चीज़ हमारी रहेंगी कि कितना हमारा माइंड कितनी जल्दी सोच के कितनी जल्दी चीज़ों को कर रहा है। अगर वो स्लोली कर रहा है तो सीधी बात है आईक्यू लेवल उस हिसाब से डाउन है। स्टडी हैबिट्स, पढ़ने की आदतें, अचीवमेंट्स की क्या क्या हमने लाइफ में डिग्रीज ली हैं, डिप्लोमा लिया, जितना अच्छा कोई पढ़ा हुआ है, जितना कोई डिग्री एबल है तो हम ये समझेंगे इसका आईक्यू लेवल अच्छा था, तो इसने इतने सारे अचीवमेंट और डिग्री अचीव की है अपनी लाइफ में। फिर इसके बाद आता है मेंटल लेवल, तो यहाँ पे आपका ये इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस कैसे कैसे डिफरेंस करता है वेरी टू एजेस के अकॉर्डिंग, फैक्टर्स के, फिजिकल मेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे हो जाए, तो ये चीज़ें हमारे अफेक्ट करती हैं हमारे आईक्यू लेवल को। तो वो सारे फैक्टर थे। अब आते हैं हम एबिलिटी, कि वो तो हो गया इंटेलिजेंस, किसी इंसान का आईक्यू लेवल। अब आते हैं मेंटल एबिलिटी, मतलब योग्यता, कि दिमाग की कितनी योग्यता होती है चीज़ों को करने की और आगे बढ़ने की।
इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म हायर मेंटल प्रोसेस, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जैसे फिजिकल एबिलिटी है कि आप कैसी चीज़ों को कितना कर सकते हो, तो मेंटल एबिलिटी वो होती है कैपेसिटी टू परफॉर्म हायर मेंटल प्रोसेस, कि कितनी कैपेसिटी है किसी इंसान के अंदर चीज़ों को करने की जिससे वो इनको रिमेंबरिंग याद रख सकता है, समझ सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कि मेरे अंदर कितनी मेंटल एबिलिटी है, मैं चीज़ों को याद कर सकता हूँ, कितना चीज़ों को कर सकता हूँ, कितना प्रॉब्लम्स को जल्दी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेंटल एबिलिटी भी अलग अलग होती है। Intelligence is a general mental ability, but not every psychologist agree that intelligence is a general characteristic of person। कि मतलब इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी, आप ये कह सकते हो कि किसी भी इंसान की बुद्धिमत्ता एक इंटेलिजेंस, उसकी एक एबिलिटी है कि वो चीज़ों को करता है, बट नॉट एवरी साइकोलॉजिस्ट, पर हर कोई एक साइकोलॉजिस्ट एग्री नहीं है कि दैट द इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ पर्सन, कि एक इंटेलिजेंट ही जनरल कैरेक्टर माना जाएगा पर्सन का, कुछ और भी हो सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि इस इंसान के अंदर इंटेलिजेंट है तो ये ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नहीं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। सम पीपल हैव वेरी लिटिल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस although might be great schoolers, it's safe to assume that the most people he guided or scale the general intelligence from generally dumb to quite bright, actually dumb to quite bright। इसमें ये कह रहा है कि कुछ पीपल हैं जो वेरी लिटिल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, की जो वेरी लिटिल है उनके अंदर कम इंटेलिजेंस है, ऑल्दो दे माइट बी ग्रेटर स्कूल, जबकि उन्होंने स्कूल में अच्छा किया है। इट इज सेफ टू अज्यूम द मोस्ट पीपल कैन ग्रेडेड और स्केल ऑफ जनरल स्टैंडर्ड, कि ये अज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है कि कुछ लोग हैं वो ग्रेडेड और स्केल ऑफ जनरल, उनके अंदर जो भी जनरल स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस है वो कम है एक तरीके से, फ्रॉम एक्सटर्नल डम टू क्वाइट ब्राइट। आप ये कह सकते हो कि जैसे मानो बचपन में कोई बच्चा कमजोर था, पढ़ने में सब था, पर बड़ा हो गया उसने अच्छी अच्छी डिग्रियां पाई, अच्छा अच्छा अचीवमेंट किया, ये सारी, तो ये नहीं माना जा सकता कि जनरल इंटेलिजेंट एक, आप तरीके से बोल सकते हो एक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटल एबिलिटी एक जनरल, सॉरी एक इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी है। इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है हमारी हर चीज़ को शो करे, कुछ इंसान थोड़े कम इंटेलिजेंस होते हैं पर बहुत सारा अचीवमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो सबका अपना अपना एक वो होता है, एबिलिटी सबकी अपनी अपनी होती है, उस हिसाब से बताना चाह रहे हैं। अब इसमें आएगा इंटेलिजेंस ए कॉग्निटिव एबिलिटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अफेक्टिव। इंटेलिजेंस ए कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब जिसमें इमेजिनेशन, थिंकिंग, लर्निंग सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो जो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अफेक्ट, जो कि अफेक्ट होने से, अलग प्रभावित होने से बदलती है एक तरीके से। If we perceive human activities into three forms like thinking, feeling and willing, intelligence would be most closely related to thinking। अगर हम तीन चीज़ों को देखते हैं, जैसे जिसमें थिंकिंग हो गया, एक हमारी फीलिंग यानी भावना हो गई, विलिंग यानी हमारी इच्छा हो गई, तो इंटेलिजेंस वुड बी मोस्टली क्लोजली रिलेटेड। तो इंटेलिजेंस किससे ज़्यादा डिफाइन होगी, हमारी थिंकिंग, क्या हम सोचते हैं। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ तो वही मेरी इंटेलिजेंस को शो कर रही है, हाँ, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही हमारी इंटेलिजेंस की, वही हम बोलेंगे। तो हमारी बुद्धि ही है जो हमको अच्छा सोचवाने में हेल्प करती है। अगर हम कम सोच पा रहे हैं, किसी चीज़ों के बारे में कम समझ पा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे किसी का एक लेवल कम है, पर किसी की थिंकिंग अच्छी है, ज़्यादा अच्छा सोच पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंस उसकी अच्छी है, तो उस चीज़ से हम डिफाइन करते हैं। इट इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर सच एज परसीविंग, अटेंडिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, थिंकिंग। अब इसमें सारी फॉर्म आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर, जिसमें इंसान परसीव करता है, अटेंडिंग करता है, अटेंशन देता है, लर्निंग करता है, मेमोराइज, थिंकिंग। तो आप ये कह सकते हो मेंटल एक्टिविटी में खाली इंटेलिजेंस नहीं आता, मेंटल एबिलिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लर्निंग, थिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें जो कॉग्निटिव एबिलिटी। अब ये क्या है, आगे कंटिन्यूएशन मेंटल क्या आएगा आगे, और इसमें बताया गया मेंटल एबिलिटी क्या है। इंटेलिजेंस इज अ इनेट एबिलिटी विच ग्रो एंड इन्फ्लुएंस बाय। अब एक इंटेलिजेंस है वो एक क्या है, इनेट एबिलिटी है, किसी इंसान की एक अंदर वाली एबिलिटी है जो बढ़ती है एंड अफेक्ट होती है अंदर, सीधी बात है। आप जैसे लोगों के साथ समझोगे, पढ़ोगे, जैसा जिस एनवायरमेंट, आपको मान लो किसी को अच्छे स्कूल में पढ़ा है, एग्जाम्पल में कुछ लोग अलग होते हैं, बट मेनली अगर हम किसी को अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छा जाएगा, और अगर हम किसी को लो शिक्षा या लो चीज़ें समझाएंगे, लो एजुकेशन देंगे, पुअर एजुकेशन देंगे, तो अच्छा डेवलप नहीं होता। यही कह रहा है कि एक अंदर की एबिलिटी है जो ग्रो होती है और इन्वायरमेंट से अफेक्ट होगी। इट कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू एंड चेंज सिचुएशन क्विकली, करेक्टली। एक वो इसमें वो एबिलिटी शामिल होती है, मेंटल एबिलिटी के अंदर वो चीज़ें शामिल होती हैं जो न्यू और चेंज सिचुएशन क्विकली, करेक्टली, जिसमें इंसान नई सिचुएशंस में एडेप्ट हो जाता है जल्दी, और अपनी सिचुएशंस को, अपनी जो भी एबिलिटी है उनको, अपनी जो भी रहने का तरीका है उसको बदल सकता है। इसका कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ कैरी ऑन द, इसमें कई एबिलिटी होती हैं जिनको हम कैरी कर सकते हैं। हायर मेंटल प्रोसेस होती है, एक अच्छी मेंटल प्रोसेस होती है इंटेलिजेंस। इट इम्प्लाइज अ कैपेसिटी टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड एबिलिटी टू सॉल्व इंटेलिजेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या है, मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस की वजह से हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है।
तो अपन देखते हैं इंटेलिजेंस कितने टाइप का होता है। इंटेलिजेंस मेनली हमको बताया गया है 3 टाइप का होता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने 3 टाइप का इंटेलिजेंस बताया। पहला होता है एडवर्स एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा होता है मैकेनिकल, सोशल। अब इसमें ये बताया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में हम कौन कौन सी चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अगर किसी के अंदर है तो वो किन किन चीज़ों के साथ सॉल्व कर सकता है, मैकेनिकल है तो वो किन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, सोशल है तो वो किन चीज़ों में अपने आप को मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है और उन चीज़ों को बदल सकता है। तो सीधी बात है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, जो सबका नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैनेज आइडियाज, वर्बल, मैथमेटिकल सिंबल, इंटेलिजेंट टेस्टिंग एंड कंक्रीट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है तो आइडियाज को मैनेज कर सकता है, वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, जो भी उसको सामने वर्बल और मैथमेटिकल जो भी सिंबल दिख रहे हैं उनको समझ सकता है, एंड इंटेलिजेंट टेस्टिंग टू टेंडर टू द कंक्रीट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और इससे क्या है, जो भी इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इन सारी चीज़ों में शामिल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है तो नॉर्मल मैथमेटिकल सिंबल्स को समझ सकता है, वर्बल सिस्टम आइडियाज़ को मैनेज कर सकता है, एंड ये ही इंटेलिजेंस किसी भी इंसान के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस माना जाता है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्वायर्ड स्टडी ऑफ बुक्स, लिटरेचर, मोर गुड टीचर, लॉयर्स, फिलोसफर, डॉक्टर्स हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये टाइप का इंटेलिजेंस मेनली किताबों से पढ़ के एक्वायर किया जा सकता है, लिटरेचर, साहित्यों को पढ़ के। ये मेनली किन के अंदर होता है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एंड ये उनके अंदर होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस वो है किसी भी, मतलब 3 टाइप के इंटेलिजेंस बताए गए हैं। किसी इंसान के जनरल इंटेलिजेंस होगा तो वो नॉर्मल चीज़ों को सॉल्व कर देगा, अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा। तो मेनली ये सारी चीज़ें कौन कौन कर सकते हैं, लॉयर, टीचर, इनके अंदर ये माना ज़्यादा अच्छे तरीके से माना जाता है ये इंटेलिजेंस। दूसरा आता है मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल यानी इंजीनियर फील्ड से, मैकेनिक फील्ड से रिलेटेड, जो इंसान रिपेयरमेंट में, चीज़ों को रिपेयर करने में, मशीन्स वगैरह को रिपेयर करने में, उसके पार्ट्स को समझने में, अगर इन चीज़ों को समझ सकता है, इस टाइप का इंटेलिजेंस है, तो हम बोलेंगे उसके अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, जो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स के अंदर होता है। इट रिलेटेड टू कंक्रीट मटेरियल। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज अप्लाइकेबल व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और मशीन्स, ऑपरेट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्लूड द एबिलिटी टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड हाउ द फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स। तो ये कह रहा है कि ये रिलेटेड है कंक्रीट मटेरियल से, जो सामान है उनसे संबंध है। अब दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अप्लाइकेबल जब कोई भी इंडिविजुअल हैंडलिंग कर सकता है, किन चीज़ों को, मशीन्स को हैंडल कर सकता है, टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, अगर इनको सही कर सकता है और इनको मैनेज कर सकता है, इनको हैंडल कर सकता है, उस इंसान के अंदर ये वाला इंटेलिजेंस देखा जाता है। और वो फिजिकल वर्ल्ड्स में इन चीज़ों को समझ सकता है और सही कर सकता है, तो ये इंटेलिजेंस उसके अंदर देखा जाएगा, जिसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या कंक्रीट, जिसमें एग्जाम्पल में आएंगे अपने इंजीनियर्स और मैकेनिक, जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो लोग। ठीक है, फिर आता है सोशल इंटेलिजेंस। इट्स इन द एबिलिटी, सोशल में मतलब लोगों से बातचीत कैसे कर सकते हैं, लोगों को समझ, सोसाइटी को कैसे समझ सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू इंडिविजुअल रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन, कि कैसे कोई इंसान सोशल सिचुएशन में रिएक्ट करता है डेली लाइफ में। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड पीपल विद दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नो द आर्ट ऑफ विनिंग एंड इन्फ्लुएंस देम। अब सीधी बात है, सोशल का मतलब कि हम सोसाइटी के लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं और उनको समझ कैसे सकते हैं। तो अगर जिन लोगों के अंदर ये चीज़ है तो वो चीज़ हम बोलेंगे कि उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस अच्छे से है। तो ये एग्जांपल में आता है लीडर्स, जैसे नेताएं होते हैं, वो लोगों को समझते हैं। आपके जैसे हमारे कई नेता हैं, जैसे कि कोई भी लीडर मान लो CM PM और अदर जो भी पॉलिटिशियंस हैं, सेल्समैन मतलब जो भी सामान वगैरह बेचते हैं, उनको अफेक्ट एक तरीके से अट्रैक्ट करना आता है लोगों को। मिनिस्टर्स, डिप्लोमल्स, जो डिप्लोमास मतलब जो भी डिप्लोमास वगैरह को बताते हैं उनके बारे में रिगार्डिंग ये, कि आपको जो भी कोई कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो ये 3 होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल एंड सोशल। तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट में यही है कि नॉर्मल इंटेलिजेंस, जिसमें चीज़ों को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, तो वो टीचर वगैरह के। मैकेनिकल में पार्ट्स वगैरह के बारे में, रिपेयर वगैरह, तो वो इंजीनियर्स के अंदर। सोशल में लोगों से बातचीत करना, लोगों का अफेक्ट करना, वो लीडर्स वगैरह, सेल्समैन वगैरह। तो ये होगा इसके टाइप। अब आते हैं गार्डनर टाइप्स ऑफ लीडर। अब गार्डनर ने कुछ अपने, उसमें एडवर्ड ली ने बताए थे, अब ये बताए हैं गार्डनर ने कुछ अपने हिसाब से टाइप की इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप है। तो इसने बताया एक बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होता है। इसमें क्या होता है देखना कि माइंड और बॉडी का कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कि कोई इंसान अपनी बॉडी को अपने माइंड से कैसे कोऑर्डिनेट करके कर सकता है, तो वो इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर ऐसा किसी में इंटेलिजेंस है तो उसको बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बोलेंगे। उसके अंदर स्किल्स इन यूजिंग द होल बॉडी ऑफ वेरियस पोर्शन ऑफ इट, इट्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल वन बॉडीज मूवमेंट एंड हैंडल द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इंसान अपने माइंड से अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके और मूवमेंट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, जैसे मान लो क्रिकेटर होते हैं,
तो वो अपनी उनका बॉडी माइंड रिलेशनशिप अच्छा होता है। कैसे कि कोई भी कैच आ रहा है तो एकदम से एक्शन लेना और उसको कैचअप कर लेना, पकड़ लेना, तो इनका बॉडी माइंड रिलेशनशिप अच्छा है। इसका मतलब वो अपनी बॉडी को एक अच्छे वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनके अंदर बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में डांसर, एथलीट्स, एक्टर्स, कि एक्टर कब उनको मूवमेंट करना है, कब नहीं करना, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सेम है कि जो इंसान मैथ की प्रॉब्लम्स को लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकता है, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। स्किल्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, साइंटिफिक थिंकिंग, कि हम सोच के चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। द एबिलिटी टू थिंक कंसेप्टली एंड एब्स्ट्रैक्टली, द कैपेसिटी टू डू लॉजिकल नंबर पैटर्न्स। एग्जाम्पल साइंस, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये वाला पाया जाता है। जैसे एबिलिटी टू थिंक, कि हम तरीके से सोच सकें और चीज़ों को न्यूमेरिकल पैटर्न में सॉल्व कर सकें। लिंग्विस्टिक और वर्बल, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, कि किसी इंसान को अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, किसी भी लैंग्वेज को अलग तरीके कैचअप कर सकता है, तो उसके अंदर हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस है। ठीक है। द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, किसी इंसान के अंदर एक एबिलिटी होना जिसमें वो वर्ड्स का अच्छे तरीके से यूज कर सके और लैंग्वेजेस का यूज़ कर सके। स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो उसके अंदर वो स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं जो किसी लैंग्वेज को यूज़ करने में और बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में लिटरेली लोग वो होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं और अलग अलग वर्ड्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। जैसे जर्मन जानता है कोई, अब मैं हूँ, अगर मेरे को जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, अलग अलग ये इंग्लिश और फिर ये फ्रेंच वगैरह लैंग्वेज आती हैं, तो मेरे अंदर लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस है। अब आता है स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्किल इन्वॉल्विंग स्पेटियल कॉन्फिगरेशन, द एबिलिटी टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट, स्पेशल डायमेंशन, कंक्रीट इंटरनल इमेजेस, पिक्चर। आर्टिस्ट, अब जैसे एग्जांपल में आर्टिस्ट होते हैं जो पिक्चर वगैरह, जैसे आप मान लो आर्टिस्ट होते हैं जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, उनके अंदर एक अलग इमेजिनेशन होती है, वो अलग पिक्चर्स को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो स्पेटियल आप बोलोगे कोई भी ऐसा आर्टिस्ट है या कोई भी एक राइटर है या ड्रॉ करता है जो भी पिक्चर वगैरह, ठीक है, वो है, तो वो क्या कर सकता है, उसके अंदर होती है स्पाटियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करता है और अलग अलग डायमेंशन में क्रिएट कर सकता है। जैसे डिजाइनर वगैरह भी होते हैं ये सब, और ये लोग, तो उनके अंदर होता है स्पाटियल। अब ये अदर टाइप थे गार्डनर के अकॉर्डिंग, बॉडी, जिसमें बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लॉजिक, दिमाग लगा के चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, लिंग्विस्टिक, अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, स्पाटियल मतलब आर्टिस्ट वगैरह जो अलग अलग इमेज को सोच के पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अगला, इसका भी ये भी एक टाइप है। इसमें क्या होता है, स्किल्स इन द इंटरेक्टिंग विद अदर्स सच एज सेंसिटिविटी टू मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन, इंटेंशन ऑफ अदर, कि किसी के अंदर स्किल्स हैं दूसरों से इंटरेक्ट, अब हमारे अंदर है, जैसे नर्स के अंदर एक स्किल्स होता है कि वो IPR मेंटेन कर सकती है अच्छे से, तो इंटरेक्ट करना लोगों को, ये स्किल होना किसी के अंदर, सच एज सेंसिटिविटी टू मूड्स, कि एक मूड सेंसिटिविटी, एक टेम्परामेंट है, मोटिवेशन, इंटेंशन ऑफ अदर, कि हम जिसमें दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके मूड्स को समझ सकें, उनके टेम्परामेंट्स को, उनके मोटिवेशन को, क्या उनकी भावना है, उनको अगर समझ पा रहे हैं, तो हमारे अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। दिस कैपेसिटी पर्सन टू कम्युनिकेशन एंड दिस कैपेसिटी फॉर पर्सन कम्युनिकेशन है। अब ये कैपेसिटी कब बनती है, जब एक दूसरे इंसान बातचीत करते हैं आपस में। तो अगर कोई इंसान ऐसा है किसी की भावनाओं को समझ पा रहा है, किसी की चीज़ों को समझ पा रहा है, तो उसके अंदर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब ये हो गया इंटरपर्सनल, मतलब दो लोगों के बीच में, ठीक है, आप ये कह सकते हो दो लोगों के बीच में, ठीक है, एक इंसान ये है और ये एक इंसान ये है, ये तो हो गया अपना इंटर मतलब दो लोगों के बीच में। एक आता है इंट्रापर्सनल, एक अकेले इंसान खुद के बारे में क्या इंटेलिजेंस है, क्या रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग होगा। नॉलेज ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ वनसेल्फ, कि खुद के बारे में किसी इंसान को क्या नॉलेज है, खुद के लिए क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट टू ऑन फीलिंग एंड इमोशन, जिसकी कैसे इंसान अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, तो ये कह रहा है कि नॉलेज होना खुद के बारे में और खुद के फीलिंग्स को समझना और खुद के लिए चीज़ों को समझना। द कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर, इसमें इंसान को क्षमता होती है कि खुद के बारे में पता होता है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। एंड इन ट्यून विद इनर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड थिंकिंग प्रोसेस, एंड ट्यून होना विद इनर फीलिंग्स के साथ, वैल्यूज के साथ, बिलीव्स के थिंकिंग प्रोसेस का, ठीक है, कि अपनी इनर फीलिंग्स को समझना, वैल्यूज को समझना, एंड बिलीव्स को, एंड थिंकिंग प्रोसेस को समझना। तो अगर कोई इंसान ऐसे समझ पा रहा है खुद के बारे में अच्छे तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। और अगर दूसरों के बारे में समझ पा रहा है तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब आता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कैटेगरी प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑब्जेक्ट। अगर हम संसार के बारे में समझते हैं, नेचर, अपनी प्रकृति के बारे में समझते हैं, प्लांट्स के बारे में समझते हैं, ये कौन सा एनिमल्स है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, ये इस तरीके का एनिमल्स है, इस तरीके के प्लांट्स है, इनके बारे में किसी को नॉलेज है,
तो हम बोलेंगे उसके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, वो कि वो नेचर के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 पढ़े, इंट्रा जिसमें एक दूसरे के बारे में नाम से ही है, इंटरवर्ग का मतलब है दो एक दूसरे के, दो लोगों के पीछे, इंट्रा मतलब खुद से रिलेटेड है, खुद के बारे में, और नेचुरल संसार के बारे में। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है? फॉलोइंग आर द बेस टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। भाई सीधी बात है कि हम इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले से अच्छे से, पर कैसे बढ़ाओगे? नॉलेज गेन करके। अब कैसे करोगे नॉलेज को गेन? किताबों को पढ़ के, नोट्स बना के, सेट स्ट्रक्चर गोल्स ऑफ लाइफ, अच्छे गोल्स क्रिएट करके अपनी लाइफ में, मीडिएट एंड एक्सरसाइज डेली एंड इंक्रीज मेमोरी एंड इंटेलेक्ट, पढ़ के एक्सरसाइज करके डेली अपने शरीर को स्वस्थ रखे जिससे हमारी मेमोरी बढ़े। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, स्टे हाइड्रेट। सीधी बात है, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा आपका आईक्यू लेवल होगा। ईट ब्रेन फूड्स लाइक डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल, जो ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन देने में हेल्प करती हैं, ऐसी चीज़ खाएंगे जैसे कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, फिश ऑयल वगैरह का यूज़ करेंगे जो ब्रेन को अच्छा डेवलप करेगा, नट्स वगैरह। रिकॉग्नाइज थॉट्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बने स्पीचेज। हम चीज़ों को समझेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस को समझेंगे कि कैसा हम सोच सकते हैं, कैसा नहीं, तो वो चीज़ें हेल्प करेंगी। डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिकॉज इट विल एक्सरसाइज फॉर ब्रेन एंड स्ट्रॉन्गर क्यों। सीधी बात है, अब जैसे हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे हम पजल वगैरह का यूज़ करके, मैथमेटिकल लॉजिकल, जिनसे हमारे दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो वो एक तरीके से हमारे दिमाग के लिए एक्सरसाइज है, तो वो हेल्प करेंगी। मेक कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, आइडियाज को जोड़ जोड़ के समझना, तो वो चीज़ हेल्प करेंगी। प्रैक्टिकल गुड ब्रीथिंग टेक्निक्स, है ना, कि प्रैक्टिस करना गुड ब्रीथिंग टेक्निक, फील फ्रेशन, कि हम अच्छे से सांस लें, अच्छे से ब्रीथ लें, जो हमें रिफ्रेश रखे। रिफाइन योर थिंकिंग, थिंकिंग को समझना, फोकस करना टास्क पे। कीप योर ब्रेन एक्टिव, अपने ब्रेन को हमेशा अलर्ट और एक्टिव रखना। ठीक है, डू नॉट गिव अप, सो कीप ट्राई इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस, कि गिव अप नहीं करना एंड ट्राई करना इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस, कि आपको गिव अप नहीं करना है, अपने इम्प्रूव करना है अपने इंटेलिजेंस को। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटेलिजेंस को आगे ही ले जाएंगी, ना कि पीछे। अब आता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं? सीधी सीधी भाषा में कहो कि आप किसी के आईक्यू लेवल को कैसे समझ सकते हो, कि आप किसी के आईक्यू लेवल को किस तरीके से समझ सकते हो, कि हम किसी के आईक्यू लेवल को कैसे समझ सकते हैं। अब देखना, अब अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं किसी के आईक्यू लेवल को समझने में। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी डन थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, और जो दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने 1875 से लेकर 19 जो कि 11 तक रहे थे। बाद फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट डू डेवलप इंटेलिजेंस, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, जिन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में हमको बताया। पहला टेस्ट आता है इनका स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल। इसके थ्रू हम किसी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं इंटेलिजेंस का, कैसे? द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्केल था इन्होंने बनाया जिससे मेजर किया जा सकता है इंटेलिजेंस को। वह डेवलप 2 फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट के साथ, पहला था अल्फ्रेड बिनेट, दूसरे थे थियोडोर सिमन। इन दोनों ने ये स्केल बनाया, ध्यान रखना इस स्केल को, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रहना चाहिए, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल। ठीक है, इसका क्या एम था भाई इस स्केल का? डेवलप करना ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन लाइकली टू हैव डिफिकल्ट रेगुलर क्लासेस। इसका ये एम था कि हम डेवलप करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उन टेस्ट को जिससे क्या हम पहचान सकें बच्चों को कि क्या उनको डिफिकल्टी आ रही है चीज़ों को समझने में। इस टेस्ट के थ्रू उन्होंने समझा कि क्या बच्चों को दिक्कतें आ रही है इस टेस्ट के थ्रू समझने में। एंड 6 एरिया ऑफ असेसमेंट, तो उन्होंने 6 एरिया रखे असेसमेंट के, असेस करने के। पहला था जर्नल इंटेलिजेंस, कि हम किसी के जनरल इंटेलिजेंस को समझें इसके थ्रू। दूसरा नॉलेज, तीसरा फ्लूइड रीजनिंग, की रीजनिंग वगैरह समझे। फोर्थ था क्वांटिटेटिव रीजनिंग, की मात्रा को समझे। फिफ्थ था विजुअल स्पाशियल प्रोसेसिंग, विजुअल स्पाशियल मतलब कि कैसे कोई देख के चीज़ों को समझ सकता है, उनको समझे। फिर आता है वर्किंग मेमोरी, की याददाश्त करने की क्षमता है किसी की, उसको हम समझ सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ये 6 एरिया थे जिसमें किसी हमको असेसमेंट करने थे इस टेस्ट के थ्रू। जर्नल, नॉलेज, फ्लूइड, क्वांटिटी, विजुअल स्पाशियल, वर्किंग मेमोरी। फिर आते अब डेफिनेशन टेस्ट की। क्या डेफिनेशन थी? टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक मेथड होता है जिसमें मेजर करते हैं पर्सन की एबिलिटी, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड गिवन डोमेन। ठीक है, टेस्ट एक वो चीज़, टेस्ट की परिभाषा ये थी कि टेस्ट एक वो चीज़ होती है जिससे हम किसी इंसान की एबिलिटी को, किसी इंसान की नॉलेज यानी ज्ञान को, कोई इंसान कैसे काम करता है उस चीज़ को समझ सकें। ब्राउन ने 2004 में ये चीज़ बताई टेस्ट क्या होता है। अब इंटेलिजेंट टेस्ट 2 टाइप के होते हैं भाई। एक होते हैं मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो किसी के अंदर वो चीज़ें, तब आप समझ रहे हो। ठीक है, एक होता है मटेरियल का यूज़ करके हम किसी के अंदर 2 तरीके से समझ सकते हो। तो पहला था एडमिनिस्ट्रेशन करके, चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करके किसी के अंदर 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेट करोगे तब उसके अंदर एबिलिटी को कैसे समझा जाता है, एक ग्रुप टेस्ट, ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेट करके। एक आता है वर्बल टेस्ट, एक आता है नॉन वर्बल।
मटेरियल का यूज़ करके हम बोल के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, किसी का टेस्ट ले सकते हैं, और नॉन वर्बल तरीके से। तो ये दो थे, एडमिनिस्ट्रेशन और मटेरियल यूज़ के बेसिस पे। अब इसमें आता है अगला, बैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। पहला तो था स्टैनफोर्ड स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। दूसरा है बैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको हम वाइज के नाम से जानते हैं, वाइज, WAIS, बैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये यूज हुआ था, वो तो बच्चों के लिए यूज हुआ था जो स्टैनफोर्ड था, ध्यान रखना। ये यूज हुआ था मोस्टली एडल्ट्स के लिए। ये डिज़ाइन किया गया था एडल्ट्स की एज जो 16 से 74 साल के लोग हैं, उनकी इंटेलिजेंस को समझने के लिए। ये स्केल 2 पेयर्स होते हैं इसके अंदर। अब वर्बल स्केल विद 6 सबटाइटल इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, डिजिट, स्पेन, वोकेबलरी, अर्थमेटिक, कंप्रेशन एंड स्टेबल। एक ये वर्बल स्केल होता है जिसमें 6 चीज़ें होती हैं, डिजिट, किसी की स्पेन, किसी की वोकेबलरी को, अर्थमेटिक, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कंप्रेशन, कंप्लीटली, इन सारी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। अब परफॉर्मेंस स्केल विद 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पिक्चर कंप्लेशन, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली एंड डिजिट सिंबल। ये एक परफॉर्मेंस स्केल होता है जिसके अंदर 5 सब टेस्ट होते हैं, जिसमें पिक्चर कंप्लीटेशन की, पिक्चर पूरी बनाई नहीं बनाई, पिक्चर अरेंजमेंट कैसे किया गया है, ब्लॉक्स को डिजाइन कैसे किया गया है, ऑब्जेक्ट को असेंबली में रखा गया है नहीं, डिजिट सिंबल, और जो भी डिजिट सिंबल है उनको सही। तो मतलब एक पूरा टेस्ट होता है जिसमें मान लो कुछ चीज़ें होती है, हमको उनको पिक्चर वगैरह को अरेंज करना होता है, पिक्चर को बनाना होता है सही ढंग से, उनको ब्लॉक को डिजाइन किया करना होता है, और असेंबली को मेंटेन करना होता है। तो अगर उनको सही तरीके से कर पाते तो समझेंगे किसी का इंटेलिजेंस अच्छा है, और अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते तो हम समझ जाएंगे किसी का इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है। Based on the result of verbal IQ, performance IQ and composite full scale IQ can be obtained। अगर इस टेस्ट का रिजल्ट हम देखते हैं तो उसके रिजल्ट पे हमको क्या मिलेगा कि हम किसी का वर्बल IQ समझ सकते हैं कि कोई बोल के कितना अच्छा समझ आ सकता है, परफॉर्मेंस IQ की कोई कितना अच्छा एक्टिविटी कर सकता है उसके IQ के हिसाब से, और एक तरीके से पूरा IQ हम उसका समझ सकते हैं। तो ये एडल्ट के लिए वाइस था कि बैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंट है, बच्चों के लिए था स्टैनफोर्ड, ठीक है। अब बैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अ चिल्ड्रन, अभी इसमें दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। वो मेनली बच्चों के लिए था, बट ये दोनों के लिए, पहले ये एडल्ट के लिए, अभी चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना, नाम आ जाएगा WAIS आया तो एडल्ट के लिए, WICSC आया है कि बैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, तो आप समझ जाना, C मतलब चिल्ड्रन, A मतलब एडल्ट। इट इज इंडिविजुअल टेस्ट कैन बी असेस 16 साल के बच्चों तक किया जाता है, एंड सब टेस्ट आर बाइजार, इसमें कुछ सब टेस्ट किए जाते हैं जिसको बाइजार के नाम से जानते हो, ठीक है। टुगेदर विद द 2 ऑप्शनल परफॉर्मेंस सब्जेक्ट, सिंबल सर्च एंड मेजेस, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शनल परफॉर्मेंस सब टेस्ट होते हैं जिसमें सिंबल सर्च, कि किसी सिंबल को जोड़ना होता है, मेजेस मतलब उनको अरेंज करना होता है। बैक्सलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, अब मतलब ये है कि इसमें कई सारे टाइप हैं कि बैक्सलर ने एडल्ट के लिए भी दिया, चिल्ड्रंस के लिए भी दिया, उसमें छोटे बच्चों के लिए भी दिया, फिर उसने प्राइमरी स्कूल जो प्री स्कूल वाले बच्चे उनके लिए भी एक प्राइमरी स्केल दिया जिसको WPPSI के नाम से है, बैक्सलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये डिज़ाइन हुआ था चिल्ड्रन को जो 2 साल से लेके 6 मंथ 2 ईयर 6 मंथ टू 7 ईयर्स 3 मंथ, कि 2 साल और 6 महीने के बच्चे जो उससे लेके ये था 7 साल और 3 महीने के बच्चों तक के लिए, कि 2 साल 6 महीने के बच्चे से लेके 7 साल 3 महीने के बच्चे के लिए टेस्ट था। तो इसमें एडल्ट का हो गया, बच्चों का हो गया, और एक हो गया आपका प्री स्कूलर का। अब आता है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। अब हमने 2 वहाँ पे जो टेस्ट पढ़े थे, टेस्ट के अंदर 2 आते हैं, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। अभी 2 स्केल पढ़ लिए, वो हेल्प कर रहे हैं। अब एक आ रहा है कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट में हम पहला पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इंडिविजुअल का कैसे करेंगे। तो इंडिविजुअल टेस्ट कैसे किया जाता है, दिस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट सिंगल, एक ही इंसान पे किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, एक ही इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, उसी इंसान पे किया जाएगा। दे अलाउ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेस्ट टेकिंग बिहेवियर एंड डायग्नोसिस पर्पस। हम किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पस के बेस पे किसी इंसान का बिहेवियर असेस करते हैं। इसमें गुड रैपर्ड शुड बी एस्टैब्लिश, अच्छे एफर्ट्स किए जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टेस्ट, समय भाई एक इंसान पे लोगे, टाइम कंज्यूमिंग है, इंक्रीज द कॉस्ट। इंडिविजुअल के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, अच्छे से टाइम लेंगे, ज़्यादा होंगे तो हम कम टाइम भी ले लेते हैं, पर एक इंडिविजुअल पे तो अच्छा टाइम देंगे और अच्छे तरीके से कॉस्ट वगैरह मतलब अच्छी जगह बैठा के अच्छी बातचीत करेंगे, समझेंगे। स्किल एंड एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब अगर किसी इंसान के अंदर स्किल ही अच्छी नहीं है, मतलब किसी का टेस्ट लेने के, तो वो नहीं ले पाएगा अच्छे से। तो इसलिए स्किल और एक आगे जो टेस्ट ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, अगर अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छे स्किल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल में स्टैनफोर्ड बिनेट, जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है जैसे वो किया जाता है, वो एक टेस्ट स्किल के बेसिस पे किया जाता है, तो उसको इंडिविजुअल के अंदर हम करते हैं, ठीक है। और दूसरा है बैक्सलर स्किल। ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल का टेस्ट करती है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे
तो सिंगल इंसान का टेस्ट करने के लिए कौन से स्किल्स का यूज किया जाता है? स्टैनफोर्ड एंड बैक्सलर। दूसरा आता है ग्रुप टेस्ट, डेवलप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार एंड रिक्रूट पीपल टू आर्मी। डेवलप हुआ था वर्ल्ड वार के दौरान लोगों को समझने के लिए, एक साथ हम इतने लोग कैसे समझ पाएंगे, तो तभी डेवलप हुआ था। द आर्मी अल्फा टेस्ट वाज डिजाइन एंड और आर्मी को समझने के लिए। द आर्मी एक तरीके से देखो, मान लो कि ग्रुप टेस्ट हमारे कॉलेजों में होता है, नौकरियों में होता है, कई सारे लोग आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनमें से जो होगा अच्छा IQ लेवल वाला उसको सेलेक्ट करें। तो ये सेम ग्रुप टेस्ट वही है, जैसे आर्मी को रिक्रूट किया गया वॉर के दौरान कि ये लोग आर्मी में अच्छा काम कर सकते हैं हमारी में, तब। तो आर्मी अल्फा टेस्ट डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन द रिक्रूट हु आर द लिटरेट एंड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। कि आर्मी अल्फा टेस्ट डिजाइन किया गया जिसमें क्या रिक्रूट किया गया उन लोगों को जो अच्छे लिटरेट है और अच्छी इंग्लिश आती है उन पे। द आर्मी बीटा टेस्ट आर यूज फॉर फॉरेन बॉर्न रिक्रूट्स और दोज हु कुडंट रीड विद प्रोफिट। एक आर्मी अल्फा टेस्ट था, आर्मी बीटा। अल्फा में तो क्या हुआ, जिन लोगों को अच्छा इंग्लिश पढ़ना आता है, अच्छी लिटरेट है, उनको रिक्रूट किया गया। और बीटा टेस्ट में यूज हुआ उनके लिए जो फॉरेन बॉर्न रिक्रूट्स हैं, कि जो फॉरेन में बॉर्न हुए और दोज हु मतलब जो दूसरे देशों में बॉर्न हुए और दोज हु जो रीड विद प्रोफेंसी, एक अच्छी प्रोफेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बीटा टेस्ट था। उनको बीटा टेस्ट से पता किया जाता था। अल्फा टेस्ट में वो कि कितनी अच्छी इंग्लिश आती है कितनी अच्छी नहीं आती है, उसको अल्फा टेस्ट के थ्रू पता कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप टेस्ट, प्रीमिता आहूजा, दोज हु एज 13 से 17 थी, उनको जैसे एग्जाम्पल बताया गया, एक प्रीमा आहूजा है कि आहूजा है, उनको 13 से 17 एज के अंदर समझा गया। एक जनरल मेंटल एबिलिटी बाई एस जलता फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, और एक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करना जो हम किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। और एक प्रीमिता आहूजा बता दिया कि कोई भी ग्रुप में से एक बच्चे को ले लिया, उसकी एज उसकी इंटेलिजेंस को समझना। तो दो आपके अंदर होगा, ये इंटेलिजेंस इंडिविजुअल और वो। अब आता है वर्बल टेस्ट, जो उसमें थे वर्बल और नॉर्मल। वर्बल में क्या होता है, रिक्वायर्स फॉर यूज ऑफ लैंग्वेज। अगर किसी की लैंग्वेज अच्छी है इसके लिए लैंग्वेज जरूरी होती है। इंस्ट्रक्शन आर गिवन वर्बली एंड इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड टू लैंग्वेज यूज लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बोल के, और इंडिविजुअल में उसको यूज करना होता है लैंग्वेज को। एंड आर लिटरली ओनली अलाउड टू यूज टेस्ट, ये इसमें लैंग्वेज का ही मेनली यूज किया जाता है। एग्जांपल आर्मी अल्फा और स्टैनफोर्ड बिनेट, दो चीज़ें आती हैं। फिर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बिना बोले, डू नॉट यूज द लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। एंड इट कंटेन द ड्रेनेज विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंडिविजुअल बिलोंगिंग एट कल्चर। हम इसमें ये समझते हैं कि कोई इंसान की चीज़ों को करके कि उसको वो कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, उन कल्चर को समझते हैं। इवन दिस कैन बी यूज पीपल हैव नॉट बैड स्कूलिंग, कि हम इसमें ये समझते हैं, ये मेनली उन जगह भी यूज़ किया जाता है कि किसी इंसान ने कहीं से क्या स्कूलिंग करी है, अच्छी करी है नहीं, उन चीज़ों को भी समझाता है। सब्जेक्ट पीपल आर आल्सो फाइंड द आइटम ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो इसमें हम अल्टरनेटिव्स वगैरह अलग अलग चीज़ों को भी समझते हैं। तो आप ये कह सकते हो वर्बल और नॉन वर्बल में सीधे सीधे कि वर्बल टेस्ट तो लैंग्वेज वगैरह को बोल के यूज़ किया जाता है, नॉन वर्बल टेस्ट बिना बोले किसी की एबिलिटीज़ को समझा जाता है उसमें। एग्जाम्पल रिवर्स एंड प्रोग्रेसिव मटेरियल कल्चर टेस्ट आ जाएगा, और उसमें स्टैनफोर्ड वगैरह आर्मी अल्फा। परफॉर्मेंस टेस्ट, किसी की परफॉर्मेंस को देख के उसको समझना। इन्वॉल्व द मोटर रेस्पॉन्स, चलना फिरना कैसे चल रहा है। लिटरेचर टेस्ट, डम्ब हु आर वेरी लिटिल एजुकेशन, जिसको कम एजुकेशन है कैसा है उसकी परफॉर्मेंस पता करेंगे, कितनी एक्टिविटी वो कर पाता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रोप्रिएट टेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कई सारे आ गए, बेमी परफॉर्मेंस टेस्ट, लेजर इंटरेक्ट टेस्ट, कोलम्बिया मेंटल स्टडी स्किल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट इन परफॉर्मेंस टेस्ट सेम है, वो भी इनके अंदर है और ये भी इनके अंदर है, ठीक है। ड्रॉ, फिक्स द राइट, कंटिन्यू डिजाइन और ये सारी चीज़ें। तो ये अलग अलग टेस्ट है जो कि आपको मैंने याद रखने। वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल में बोल के चीज़ों को असेस करेंगे किसी के को, नॉन वर्बल में बिना बोले सिंबल्स के बेसिस पे, ठीक है। अब ये चीज़ आता है आपका इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो देखना। एडमिनिस्टर टू अ सिंगल इंडिविजुअल, एक इंसान पे किया जाता है, जबकि ये पूरे ग्रुप पे किया जाता है, ठीक है। ये महंगा होता है, ये जबकि कम महंगा। भाई मैंने आपको बताया इंडिविजुअल पे जो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा बैठाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है। ट्रेन एग्जामिनर नीडेड टू एडमिनिस्ट्रेट, ट्रेन एग्जामिनर चाहिए। एंड नो ट्रेन एग्जामिनर, इसमें कोई इतना एग्जामिनर की ज़रूरत नहीं होती ट्रेन की, क्योंकि हमको सबको इस बारे में समझना होता है। तो हम किसी में नॉर्मल IQ होगा, नॉर्मल ट्रेन होगा, उसको भी समझ लेंगे। लिटिल स्कोप ऑफ इसका होता है चीटिंग, मतलब इसमें कम चीटिंग के चांस होते हैं। एक इंसान है, वो ना हमारा कोई जानकार होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर चीटिंग के चांस कम होंगे कि एक इंसान है तो ना वो कोई से बातचीत कर पाएगा, ना कोई चीज़ को इसको बता पाएगा। इसमें चीटिंग के लार्ज स्केल होते हैं, मतलब मान लो एक से आपको क्वेश्चन पूछा, वो दूसरे को बता देगा यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, तो वहाँ पर चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट ऑफ अस्कल्टेड
एंड इंस्टेड ऑफ एग्जामिनर नॉट अश्योर्ड, कि इसमें एग्जामिनर का एक इंटरेस्ट सही मान सकते हैं कि उसको एक पे करना होता है तो वो इतना थका हुआ नहीं होता कि एक इंसान पे मैं अच्छे से कर पाऊंगा, पर इसमें एक इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब जो पहले बंदे पे वो कर रहा है टेस्ट वो 100वें वाले पे नहीं करेगा उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आता है इसमें मेक रिलायबल देना ग्रुप टेस्ट, बहुत अच्छा माना जाता है, ग्रुप टेस्ट से बेटर माना जाता है ये, जबकि ये लेस रिलायबल है इंडिविजुअल टेस्ट से, कि हम इसको कम रिलायबल मानते हैं, कि कम रिलायबल का मतलब होता है कम अच्छे रिजल्ट देगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, अगर आप इंडिविजुअल से अच्छा ज़्यादा देर तक करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। फिर आता है लास्ट कि नो फेस टू फेस, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, इसमें नहीं, आप इसमें फेस टू फेस बातचीत कर सकते हो, इसमें नहीं, तो इसमें से ये कॉस्टली, टाइमली ये होता है, ये नहीं होता, एक पे करते हैं इसको ग्रुप पे करते हैं, चीटिंग के चांस कम होते हैं, चीटिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, एग्जामिनर ट्रेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इसमें नहीं होता, तो ये डिफरेंसेस है। अभी आता है डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें लैंग्वेज का वही सेम है, वर्बल में लैंग्वेज का यूज होता है, इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता, डिजाइन टू एक्टिविटीज, पिक्चर और एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है, ठीक है। एंड द एबिलिटी यूजुअली मेजर्ड इन द वर्बल टेस्ट एंड वर्बल रीजनिंग, मेमोरी एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, इसमें क्या है जो भी है वर्बल टेस्ट के अंदर, वर्बल रीजनिंग मतलब बोल के और सिंकिंग करके अच्छे से, एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग गणित की जो भी नंबर्स हैं उनको रीज करके मैथ के को, इसमें क्या होता है एबिलिटी टू मेजर इन द नॉर्मल टेस्ट लाइक ऑप्टेन एबिलिटी एंड स्पीड एंड जो भी है इंडक्शन, कि मतलब इसमें तो हम नंबर के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे, ठीक है, वर्बल रीजनिंग और मटेरियल रीजनिंग के बेसिस पे देखते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम नॉन वर्बल में कि जो एबिलिटीज और स्पीड्स के बेसिस पे देखा जाता है। वर्बल टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट एंड लैक लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जो वर्बल टेस्ट है वो कैन नॉट बी यूज टू टेस्टिंग सब्जेक्ट हुए, मतलब उन सब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं होता जिनमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी कम है, जिनको हम बोल कम सकते हैं, उन चीज़ के लिए वर्बल टेस्ट नहीं होता, ठीक है। बट सब्जेक्ट हु लैक लैंग्वेज एबिलिटी कैन आल्सो यूजिंग द नॉर्मल, जिन वर्बल को हम, जिन लैंग्वेजेस को हम, भाई सीधी बात है इसमें तो बोल के होता है, तो जिनके अंदर हम कम बोल, जिन लैंग्वेजेस को हम कम जानते हैं वो वर्बल टेस्ट असेस नहीं करती, पर जिन लैंग्वेजेस को हम कम बोल सकते हैं, हम बोल नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें नॉन वर्बल टेस्ट असेस करेंगी। इस लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा पैसे का नहीं होता है, ये ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि कोई इंसान चाहिए जिसे बोल के, पर ये एक्सपेंसिव होता है, इसमें पिक्चर वगैरह का यूज़ होता है, इमेजिनेशंस वगैरह का, आर्ट्स वगैरह का, मान लो स्क्रीन वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ये डिफरेंसेस होता है। अब आता है यूज ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, कहाँ कहाँ इंटेलिजेंस का यूज है, प्रिडिक्ट हाउ वेल इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम, अब कहाँ का इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होगा, कैसे आप, मतलब फायदा क्या है इंटेलिजेंस करने का, कि आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो वो कितना सीख रहा है, हेल्प टू क्लासीफाई स्टूडेंट अकॉर्डिंग कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी को पता कर सकते हो, हेल्प इन सीलिंग द स्टूडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कॉलरशिप्स, कि आप ये समझ सकते हो कि कोई भी इंसान, जो भी स्टूडेंट है वो कितना एडमिशन लेने में कोई अगर जैसे अपन टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं तो देख सकते हैं कि इंसान का एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता। हेल्प फॉर वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हेल्प करता है वो इंसान। यूजफुल इन रिक्रूटिंग एम्प्लॉय फॉर जॉब, जॉब रिगार्डिंग हेल्प करता है कोई भी, ठीक है। इट हेल्प फॉर रिसर्च आल्सो, और रिसर्च वगैरह में भी हेल्प करता है। लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, कहाँ कहाँ इसको नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी मेजर इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। डजंट प्रेडिक्ट द सक्सेस इन स्कूल और प्रोफेशन, उस चीज़ को भी प्रिडिक्ट नहीं करेगा। मान लो कोई इंसान आपके सामने सही नहीं बता रहा, पीछे से पढ़ता हो, तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करेगा। इट डू नॉट थ्रो एनी लाइट कैरेक्टर, मोरल्स, इमोशंस एंड टेम्परमेंट, ये किसी के इंसान के इमोशंस को नहीं बताता, गुस्से को नहीं बताता, और कोई भी इंसान के जो भी नैतिकता है उस चीज़ों को नहीं बताता। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें समझ ली होंगी आपने। अब आता है कि हम किसी के IQ लेवल को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, आपको टेस्ट आ जाएगा, किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने बताया था कि इंटेलिजेंट क्वालिटी IQ क्या होता है। एक पर्सन की मेंटल एज होती है जो डिवाइड बाय क्रॉनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है फिजिकल एज, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो एज होगी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो आपकी एज 23 हो गई, 23 हो गई, तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है ये। अब मेंटल एज होती है जो आपके द्वारा काउंसलर के द्वारा निकाली जाती है, मेंटल एज की। आप कोई काउंसलर के टेस्ट कराओगे तब आपकी मेंटल एज का पता किया जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज इंटू 100, बट जो भी डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, कि यहाँ पे IQ अगर निकालना है तो एग्जांपल में कैसे बताऊँ मैं आपको, कि जैसे मेंटल एज कोई भी आ गई, किसी की 20 और किसी की नॉर्मल एज है 20 लिख दो या 12 लिख दो, और उसका मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और जो भी निकलता है वो आपकी IQ आ जाएगा कि किसी इंसान का IQ लेवल ये होता है। मेंटल एज का मतलब होता है रेफर्स टू द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट रिसीव्स ऑन अ इंटेलिजेंट टेस्ट, कि जब उसका इंटेलिजेंस करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसके बेसिस पे जो स्कोर आता है वो किसी का मेंटल एज होती है। इट कंपेयर्स हिज स्कोर टू दोज अदर चिल्ड्रंस और द सेम एज एंड गिवन द सेम टेस्ट,
और हम कंपेयर करते हैं उसके, जैसे मान लो मेरी एज के लोगों का, मेरा मेंटल एज निकालिए और अब मेरी मेंटल एज निकाल के हम उन मेरी एज के लोगों से कंपेयर करेंगे कि इसकी लोगों की एज के बराबर इसका स्कोर है। अगर नहीं है तो चिल्ड्रन दो स्कोर हुआ अदर चिल्ड्रन सेम एज एंड गिवन द सेम टेस्ट, तो उन चिल्ड्रन का दूसरा कोई टेस्ट करते हैं कि उनका भी इतना निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो मेंटल एज का मतलब होता है नॉर्मल इंटेलिजेंट टेस्ट करके किसी के मेंटल एज को पता करना, कितनी उसकी बौद्धिकता है। ये फॉर्मूला याद रखना, IQ इक्वल टू मेंटल एज जो भी है डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल या फिजिकल इनटू 100। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंट IQ कैसे करेंगे, ठीक है। ये बता रहा है जैसे मैंने आपको उधर बताया, इमेजिन एक चाइल्ड का IQ CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज 10 है, 10 साल का बच्चा है, ऐसा मेंटल एज 11 है, उसकी जो भी मेंटल एज निकल के आई 11, बाट वुड भी IQ अब क्या होगा, सीधी बात है, मेंटल एज इक्वल टू क्रोनिकल एज 100, मेंटल एज हो गई कितनी 11, तो आपने ऊपर रख दी। 10 साल का बच्चा है, फिजिकल एज है 10 साल इंटू 100, IQ 110 आ जाएगा, 0 से 0 110 IQ आ जाएगा। दिस मीन्स द चाइल्ड हैव एवरेज IQ। अब आपको बताया जाएगा कि एवरेज IQ कितने नंबर पे होता है, नॉर्मल IQ कितने नंबर पे होता है। तो ये आगे कि आप ये समझोगे कि इंटेलिजेंस यानी IQ अगर 140 से अबव है तो इंसान जीनियस होगा, उससे कम है तो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, समझना कि अगर कोई भी इंसान जीनियस है तो उसका IQ 140 से ऊपर होगा, वेरी सुपीरियर उससे थोड़ा कम 130 से 140, थोड़ा सुपीरियर बोलोगे तो 120 से 130, एवरेज है 110। ध्यान रखना ये एवरेज होता है, तुमको मेन याद रखना है, वैसे ये भी पूरा याद रखना, पर जो मेन होता है वो 110 होता है, एवरेज जो हम IQ बोलते हैं किसी भी इंसान का, एबव एवरेज है, ठीक है। एबव एवरेज 110 से 120, सॉरी एवरेज ये है जो 90 से, ठीक है, एबव एवरेज ये है जो 90 से 110 है, उससे डल एवरेज अब कम होता जाएगा 80 से 90, बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा 70 से 80। मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन, अब मेंटल रिटार्डेशन आप पढ़ोगे किसी के अंदर IQ लेवल की कमी होना, 70 से कम होना तो मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेड में 50 से 70, मॉडरेट में 35 से 50, सीवियर मतलब और स्टेज आगे चली गई, बिल्कुल अगर रिटार्डेड है तो 20 से 25, और प्रोफाउंड आ गया तो वो 0 से 20, मतलब ये इंसान बहुत डिपेंडेंट होगा, अपने काम खुद नहीं कर सकता, चीज़ों को समझ नहीं सकता, ये सारी। तो ये नॉर्मल चार्ट है आपका IQ का। फिर लास्ट आता है ये नॉर्मल बताया कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन मीन सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलिजेंस फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव विद डेफिशिएट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर व्हिच इज मैनिफेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड। मेंटल रिटार्डेशन नॉर्मल मतलब होता है, मेंटल मतलब दिमाग और रिटार्डेड मतलब कमी होना, किसी के अंदर दिमाग की कमी होना मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरल इंटेलिजेंस फंक्शनिंग एग्जाइटिंग कॉपरिकनेंटली विद डेफिशिएट एंड एडेप्टिव बिहेवियर। कोई भी इंसान किसी भी अपने नॉर्मल कामों को नहीं कर सकता, चीज़ों को समझ नहीं सकता अगर उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके कॉज क्या होते हैं, मतलब फैमिली की वजह से जेनेटिकली है तो चांस ज़्यादा होते हैं, प्रीनेटाल कोई भी प्रॉब्लम हो गई माँ के जब बच्चा पेट में था उसमें, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कोई भी एनवायरमेंटल अफेक्ट की वजह से, तो इसमें ये आ जाता है टाइप, जैसे अभी पढ़ा था माइल्ड में 50 से 70 नॉर्मल बेसिस पे होता है, मॉडरेट हो गया तो उससे कम हो जाएगा, सीवियर में बिल्कुल इंसान थोड़ा डिपेंडेबल होने लग जाता है, और प्रोफाउंड में खुद कुछ भी काम नहीं कर सकता, 24/7 ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस इंसान को, ठीक है। तो ये नॉर्मल था। और इसके बाद नर्स के इम्प्लीकेशन क्या है इंटेलिजेंस असेसमेंट में, नर्स क्या काम करेगी, नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस असेंशियल, उसको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस के बारे में, तभी वो समझ सकती है। नर्स एक्सप्लेन शुड ऑन द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पेशेंट, नर्स को एक्सप्लेन करना है इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पेशेंट का। नॉलेज अबाउट द इंटेलिजेंस हेल्प द नर्स टू आइडेंटिफाई सब नॉर्मलिटीज, की नॉलेज होनी चाहिए इंटेलिजेंस की नर्स को, जो हेल्प करेगी नर्स की पहचानने में सब नॉर्मलिटी, जो भी एब नॉर्मलिटी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें उनको, एब नॉर्मल चीज़ें उनको। नॉलेज अबाउट द डिफरेंसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस अमॉन्ग न्यूबॉर्न विल हेल्प गिव सबटाइटल केयर, और नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंसेस की, जो भी इंटेलिजेंट डेवलप होते हैं नए बच्चों में, जो क्या हेल्प करेगी नर्स को केयर देने में। और ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।